पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वांग जो था उसको जैन डीमन क्लाउन का जो एंसेस्टर था उसके बैग के अंदर से एक ब्लड ड्रॉप मिलता है जो कि असल में एंशिएंट गॉड का ही था। तो वांग उसको फटाफट से अपने पास रख लेता है क्योंकि ये काम आएगा उसकी ओरिजिनल बॉडी को कल्टीवेशन इंक्रीज करने में। इसके बाद वांग तुरंत ही निकल चुका था ज़ाओरू के पास जाने के लिए क्योंकि 18 साल पूरे होने वाले हैं, तो उसको उसका ख्याल रखना होगा क्योंकि किसी भी टाइम पे हेवन वाले दोबारा से पहुंच जाएंगे। उनसे लड़ने के लिए वांग को कल्टीवेशन पावर की भी जरूरत थी, तो वो अपनी कल्टीवेशन पावर को इंक्रीज करने के काम पर लग जाता है ताकि इस बार जब हेवन वाले आएंगे तो वांग उनको नहीं छोड़ेगा क्योंकि पिछली बार उसने उनको बहुत तकलीफ दी थी, लेकिन इस बार वांग वो तकलीफ नहीं झेलना चाहता। तो वो पूरी तैयारी कर रहा था हेवन वालों को उनकी औकात दिखाने के लिए। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में ज़ाओरू जो थी वो डर कर नींद से जाग चुकी थी। वांग के पूछने पर वो बताना शुरू करती कि उसने सपने में असल में देखा क्या। वो डरते हुए और रोते हुए बता रही थी कि ऐसा लगता है कि मैंने किसी मॉन्स्टर को देखा, मुझे ऐसा फीलिंग आती है कि मेरे शरीर के अंदर मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ कोई और भी शामिल है। ऐसा लगता है कि शरीर एक है और जान दो है। इस चीज को महसूस करके ना मैं बहुत ज्यादा घबरा जाती हूँ। पहले सपने इतने ज्यादा नहीं आते थे लेकिन अब ना बहुत ज्यादा इस तरह के सपने आने लग गए हैं। सपने में मैं अक्सर सिर्फ एक लड़की को देख पाती हूँ, न जाने वो लड़की कौन है, उनको मैंने अपनी लाइफ में पहले कभी नहीं देखा लेकिन सपने में वो मुझे अक्सर दिखाई दिया करती हैं। मैं बहुत ज्यादा डर जाती हूँ उनको देखकर। ऐसा लगता है कि वो जो सिस्टर है ना मेरे सपने वाली, वो जागने की कोशिश कर रही है और अगर वो जागेगी ना तो मुझे ये डर है कि उनके जागने के बाद मैं हमेशा के लिए गायब हो जाऊंगी। मेरी मौत बनकर वो सपने में मेरे आया करती हैं। मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है उनसे। वांग जब ये बातें सुन रहा था तो उसको अंदर ही अंदर से घबराहट होने लगती कि ये क्या कह रही है ज़ाओरू। वो तुरंत यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए ज़ाओरू को चेक करने की कोशिश करता है, जिस चीज को देखकर उसको एक बहुत ही जोरदार झटका लगता है। जब उसने चेक किया तो उसको पता चलता है कि दो सोल मौजूद है ज़ाओरू के शरीर के अंदर। एक सोल तो ज़ाओरू की खुद की है और दूसरी सोल जो है वो ली मुआन की है, जिसको वांग ने खुद ज़ाओरू के अंदर डाला था। वो कहता है कि ये पॉसिबल ही कैसे है, ऐसा कैसे हो सकता है कि एक इंसान के अंदर दो सोल हो जाए। मैंने तो उस प्रेग्नेंट महिला के अंदर तभी सोल डाला था जब वो बच्चे को जन्म नहीं दी थी। तो ऐसा होना चाहिए था कि जब वो बच्चा बड़ा होता तो उसके अंदर सिर्फ एक ही ज़ाओरू की नहीं बल्कि ली मुआन की ही सोल रहती। तो ज़ाओरू की सोल कैसे उठकर आ गई यहाँ पर, जिसका मतलब ये हो सकता है कि जब मैंने ज़ाओरू के अंदर ली मुआन की सोल डाला ना तो उस टाइम ज़ाओरू की सोल ऑलरेडी बन चुकी थी। इसी वजह से ज़ाओरू का शरीर तो एक है, अंदर सोल दो मौजूद है। अगर ऐसा ही रहा और ली मुआन की सोल 18 साल होने के बाद जब एक्टिवेट होगी ना तो वो पूरी तरह से निगल जाएगी ज़ाओरू की सोल को। ये मुझसे क्या हो गया। और अगर अभी मैं यहाँ पर जबरदस्ती ली मुआन की सोल को ज़ाओरू के अंदर से निकालने की कोशिश करता हूँ ना तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। 18 साल का जो मैंने इंतजार किया है वो सब पानी में चला जाएगा और ली मुआन की सोल को भी खतरा हो सकता है। मैं क्या करूँ अब। मुझे एक ही रास्ता नजर आ रहा है लेकिन वो रास्ता मुझे अपनाना नहीं है। वो बहुत बुरा रास्ता है और वो रास्ता ये है कि ज़ाओरू की सोल को खत्म करना पड़ेगा। ज़ाओरू की सोल खत्म होती है तभी जाकर ली मुआन की सोल यहाँ पर उसके शरीर के अंदर रह पाएगी। ज़ाओरू को अपनी कुर्बानी देनी होगी लेकिन मैं ये नहीं कर सकता। वो तुरंत ही वहां से भाग जाता है और अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर आने के बाद जो हेवनली पर्ल था उसकी पावर को एक्टिवेट करने लग जाता है। वो दुनिया भर के तरीके निकाल रहा था कि कैसे इस चीज को सही किया जा सकता है, कैसे मैं ज़ाओरू और ली मुआन दोनों की सोल को बचा सकता हूँ, लेकिन उसको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। हर तरफ बस उसको निराशा ही हाथ लग रही होती है। कई दिन कई महीनों तक के वांग इसी चीज की खोज में लगा हुआ था। उसने अपने आप को एक कमरे के अंदर बंद कर लिया था, ना वो बाहर निकलता ना वो कहीं और जाता। बस वो यही तरीका ढूंढने में लगा था कि कैसे वो ज़ाओरू और ली मुआन दोनों को बचा सकता है। बेचारी ज़ाओरू अकेले रह रह के परेशान हो चुकी थी क्योंकि वांग तो उससे अब मिलने भी नहीं आता था और वो धीरे धीरे करते हुए डिप्रेशन का शिकार होने लग गई थी क्योंकि ऐसे टाइम में उसको सहारा चाहिए था वांग का। लेकिन वांग भी क्या करे, वो खुद बेचारा टेंशन में वो दोनों को बचाने का उपाय ढूंढ रहा था। इस वजह से ना वो उपाय ढूंढ पाता है ना वो ज़ाओरू के साथ टाइम बिता पाता है। इस वजह से ज़ाओरू और ज्यादा परेशान हो गई थी। लेकिन तब वांग को कुछ ना कुछ तो तरीका पता चलता है, इसलिए वो तुरंत भाग कर ज़ाओरू के पास आता है। ज़ाओरू उसको देखकर खुश हो जाती है कि अंकल आप वापस आ गए, आप कहाँ चले गए थे इतने दिन के लिए, मैं कितना ज्यादा टेंशन में थी आपके लिए। वांग यहाँ पर सीधा सीधा उससे कहता है कि ज़ाओरू जो तुम सोच रही हो ना बिल्कुल वही है, तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारे शरीर के अंदर एक और इंसान की सोल मौजूद है, उस इंसान का नाम है ली मुआन। वांग यहाँ पर धीरे धीरे करते हुए उसको पूरी कहानी बता रहा था ली मुआन की, ली मुआन कौन थी, कैसे उसकी मुलाकात हुई और कैसे वो उससे प्यार करता है। वो उसको ये भी बता देता है कि मुझे लगता था ना कि तुम ली मुआन ही होगी, कि तुम्हारे अंदर उसकी सोल मौजूद है, लेकिन अब मुझे पता चल रहा है कि तुम अलग हो और ली मुआन अलग है। मुझे माफ कर देना, मैंने शायद तुम्हारा फायदा उठाया जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था, लेकिन मेरे पास दूसरा कोई रास्ता भी नहीं था। लेकिन ऐसा कैसे हुआ जी मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा, दो सोल कैसे हो गई। लेकिन टेंशन मत लो, मैंने ना एक तरीका निकाला है। तरीका क्या है तुम्हें पता है? मैं ना तुम्हारी सोल को कुछ टाइम के लिए सील कर दूंगा, मतलब कि तुम्हारी सोल को मैं डीप स्लीप के अंदर डाल दूंगा और तुम्हारी जो शरीर है ना उसके ऊपर सिर्फ ली मुआन की सोल का कब्जा होगा। हेवन वाले यहाँ पर आएंगे ना तो मैं उनसे लड़कर ली मुआन को बचाने की कोशिश करूंगा। सब कुछ हेवन वाले चले जाएंगे, सारा मैटर शांत हो जाएगा ना
तो मैं तुम्हारी सोल को इस शरीर के अंदर से बाहर निकालूंगा और तुम्हारे लिए एक दूसरे इंसान का शरीर ढूंढूंगा जिसके अंदर मैं तुम्हारी सोल को डाल सकता हूँ। सिर्फ यही तरीका मुझे इतने दिनों की मेहनत के बाद पता चला है जिसकी मदद से मैं तुम्हें और ली मुआन दोनों को जिंदा रख सकता हूँ। ये सुनकर ज़ारू जो थी वो यहाँ पर उदास हो जाती है, उसके आंसू निकल रहे थे, लेकिन फिर भी वो वांग से कहती है कि हमेशा मैंने ना आपको अंकल कहा है, लेकिन मुझे कभी भी अंकल वाली फीलिंग नहीं आती है आपके अंदर से, मुझे कुछ और ही वाली फीलिंग आती है जैसे कि ली मुआन को आया करती होगी। तो वांग कहता है कि हाँ बिल्कुल तुम्हें वैसी ही फीलिंग आएगी कि हम दोनों का रिश्ता अंकल वाला नहीं है बल्कि कुछ और वाला है। तुम फ्यूचर में आगे चलकर ना बिल्कुल ली मुआन जैसे ही खूबसूरत बनोगी, तुम एक अच्छी जिंदगी गुजारोगी, मैं तुम्हें अच्छी जिंदगी देने की कोशिश करूंगा। मैं कब से तुम्हें पकाए जा रहा हूँ ना, तुम थक गई होगी तो तुम जाकर आराम करो, अच्छे से सो जाना, मैं सारी चीजें हैंडल कर लूंगा, टेंशन बिल्कुल भी मत लेना किसी चीज की। वांग बाहर के मन से तो ज़ारू को दिलासा दे रहा था, लेकिन अंदर से उसको खुद ही घबराहट हो रही होती है कि मैंने तरीका तो ढूंढ दिया है, लेकिन अगर ये तरीका काम नहीं किया, इस चीज में कुछ गड़बड़ी आ गई तो फिर मैं क्या करूंगा, उस टाइम मैं किसको बचाऊंगा, ज़ारू को या फिर ली मुआन को। मैं बिल्कुल ही ज्यादा कंफ्यूज हूँ। तो वहीं ज़ारू जो थी ना वो भी यहाँ पर बहुत ज्यादा टेंशन में थी कि मैं क्या करूँ। मुझे ऐसा लगता है ना कि मैं अपनी जिंदगी के ऊपर एक बोझ बन चुकी हूँ, सब कुछ एहसान तो अंकल वांग का ही था, मुझे उनके लिए कुछ करना पड़ेगा। वो अपने बीच से कहती है कि जब मेरी सोल डीप स्लीप में चली जाएगी ना तो उसके बाद मैं अंकल से कह दूंगी कि वो तुम्हें छोड़ दे और तुम्हें वापस से जंगल के अंदर भेज दे, तुम वहां पर जाकर अच्छी जिंदगी गुजारना, मेरा पेट बनकर रहने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, दुनिया में कोई मुझे याद करने वाला नहीं रहेगा, लेकिन कम से कम तुम तो रहोगे ना मुझे याद करने वाले, मुझे हमेशा याद करना। इतना कहने के बाद ज़ारू जो थी वो यहाँ पर रोते हुए उसकी आंख लग जाती है। लेकिन तभी रात का मौसम एकदम ही ज्यादा बिगड़ जाता है, बहुत ज्यादा आंधी तूफान आने लग गया था और उसी तूफानी रात में वो जो बीस्ट होता है वो किसी युआन जिंग नाम के फ्रूट को लाने के लिए निकल जाता है। पहाड़ी चढ़कर वो फ्रूट लाने जा चुका था और बहुत ज्यादा चोटें खाने के बाद, अपने आप को एकदम ज्यादा तकलीफ देने के बाद वो ज़ारू के पास रिटर्न आता है और वो उस फ्रूट को लेकर आया हुआ था। ज़ारू घबरा जाती कि क्या हुआ मेरे प्यारे बीस्ट, तुम्हें इतनी चोट क्यों लग गई, कहाँ गए थे तुम। बीस्ट बस यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा था कि ये फ्रूट मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ ना, इसको खा कर देखो तुम्हें अच्छा लगेगा। ज़ारू को समझ में नहीं आता कि ये फ्रूट क्या है, कि मेरे किस तरह से काम आ सकता है। पर तभी वहाँ पर वांग आकर पहुंच जाता है जो ज़ारू से कहता है कि इसका नाम युआन जिंग फ्रूट है। वो उस फ्रूट को वहाँ पर ज़ारू के हाथ से लेकर अपने पास ले आता है और उसको डिस्ट्रॉय कर चुका था, जिस वजह से फ्रूट के अंदर से बहुत ज्यादा पावर निकलने लगती है। बीस्ट गुस्सा हो जाता है कि इसने मेरा फ्रूट क्यों डिस्ट्रॉय कर दिया। साथ ही ज़ारू भी हैरान थी कि वांग को क्या हुआ, अंकल वांग ने फ्रूट को क्यों तोड़ दिया, वो इतने ज्यादा गुस्से में क्यों है। वांग यहाँ पर कुछ कहता नहीं, बस यहाँ पर उस फ्रूट की पावर का इस्तेमाल करता है और उस पावर की मदद से वो जो बीस्ट को चोट लगी थी उसी के ऊपर रख देता है, जिस वजह से बीस्ट की सारी चोट खत्म हो चुकी थी। इसका मतलब वो जो फ्रूट था वो किसी की भी तकलीफ को, किसी को भी चोट लगी हो या किसी को अंदर से कोई दिल दुखा हो या तकलीफ हो सकती है ना, उसको खत्म करने वाला फ्रूट था। ज़ारू की तकलीफ बीस्ट से देखी नहीं गई तो उसने उसके लिए ये फ्रूट लेकर आया था ताकि उसको खाकर ज़ारू खुश रहेगी, लेकिन वांग ने फ्रूट को खत्म कर दिया। हो सकता है वांग को पता हो कि फ्रूट खाने की वजह से ज़ारू को कुछ दूसरी तकलीफ हो सकती है जिसके बारे में बीस्ट को पता नहीं था, तो वांग ने फ्रूट का इस्तेमाल बीस्ट के ऊपर ही कर दिया उसकी चोटों को ठीक करने के लिए। मानना पड़ेगा बीस्ट जो था वो यहाँ पर बिल्कुल वफादार हो चुका था ज़ारू का, वो उसके बिगड़ नहीं रहना चाह रहा था। ज़ारू भी यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश होती है अपने बीस्ट को पाकर कि वही तो है जो हमेशा मेरे साथ रहता है और मुझे खेलने के लिए कहता रहता है। ज़ारू यहाँ पर बीस्ट के साथ खेलते हुए बहुत अच्छा महसूस कर रही थी, लेकिन जब भी वो खुश होती है उसको याद आता कि नहीं मेरी जिंदगी तो एक बोझ है, इसी वजह से वो दोबारा टेंशन में चली जाया करती। दूर खड़ा वांग भी सारी चीजें देख देख कर बहुत ज्यादा टेंशन में रहता कि ज़ारू दिन ब दिन तो और ज्यादा टेंशन में आते जा रही, वो डिप्रेशन का शिकार हो रही, लेकिन मैं क्या करूं। हेवन वाले भी आने वाले हैं, मुझे उसकी भी तैयारी करनी। वो अपने सारे के सारे वेपन वगैरह को चेक कर रहा होता है कि कौन कौन से वेपन उसके काम आ सकते हैं हेवन के साथ फाइट करने में। वेपन तो मेरे पास ठीक ठाक है, उनकी मदद से मैं अच्छी खासी फाइट भी कर सकता हूँ, लेकिन मुझे भरोसा नहीं कि ये हेवन के सामने टिक पाएंगे क्या। ऊपर से इनके अंदर जो मैंने कुल्हाड़ी ली है एंसेस्टर से कितनी पावर है वो भी मैं नहीं जानता, क्या पता मेन टाइम पे ये धोखा दे जाए तो और ज्यादा बड़ी मुसीबत हो जाएगी। क्योंकि सिर्फ अगर एक गलती मैंने हेवन के सामने कर दी ना तो मैं तो मारा जाऊंगा, साथ ही साथ ली मुआन की जान को भी खतरा हो जाएगा। तो मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता, जो ले जाऊंगा वो तैयारी के साथ ले जाऊंगा और जिस पर भरोसा होगा वही चीज ले जाऊंगा। इसके बाद वांग जो था वो यहाँ पर वापस से अपना कल्टीवेशन करना शुरू कर देता है। कल्टीवेशन करने के दौरान वो जो ज़ावजी का पगोड़ा था उसके अंदर वो किसी तरह की पावर को डालना शुरू कर देता है, जिस वजह से पगोड़ा की पावर और ज्यादा एक्टिवेट होने लग गई थी। उसी के साथ साथ वांग की जो ओरिजिनल बॉडी थी वो भी जमीन के अंदर अपना कल्टीवेशन कर रही होती है। जिसके बाद देखते ही देखते 2 साल और गुजर जाता है, यानी कि पूरे 18 साल हो गए और इसी साल में किसी भी टाइम पर हेवन वाले आते होंगे जो ली मुआन को ले जाने के लिए आएंगे। इसलिए वांग जो था वो सबसे पहले ली मुआन की सोल को चेक करने की कोशिश करता है कि ली मुआन की सोल अब यहाँ पर एक्टिवेट हो रही है या नहीं हो रही। उसको पता चलता है कि टाइम आ चुका है, किसी भी टाइम पे ली मुआन की सोल जो है ना वो जाग जाएगी और जैसे वो जागेगी हेवन वाला उसी टाइम पहुंच जाएगा। और इसका मतलब ये भी है कि टाइम आ चुका है ज़ारू की जो सोल है उसको सील करने का, ताकि ज़ारू
की सोल को बचाया जा सके। तो ज़ारू यहाँ पर वांग से कहती है कि जो घंटी आपने मुझे दी थी ना, इसको आप संभाल के रखो। जब मेरी सोल वापस से एक्टिवेट हो जाएगी ना, तब मैं फिर से ये घंटी का इस्तेमाल करके आपको अपने पास बुलाऊंगी। वांग कहता है कि वादा करता हूँ मैं तुम्हें वापस से जिंदा करके रहूंगा, तुम्हारी सोल को दोबारा एक्टिवेट करूंगा, तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा। तो ज़ारू भी कहती है कि मुझे उसकी कोई टेंशन नहीं है, बस मुझे जब आप वापस से डीप स्लीप से बाहर निकालोगे ना, तो मुझे बताना कि आपकी और ली मुआन की जो लव स्टोरी है वो कैसे यहाँ तक के पहुंची, कैसे आप दोनों ने हेवन के साथ फाइट की। मैं वो सब कहानियां आपके मुंह से सुनना चाहना पसंद करूंगी। तो वांग यहाँ पर अभी ही कुछ बातें ज़ारू को बताना शुरू कर देता है कि जब मैं पहली बार ली मुआन से मिला था ना, तो वो मुलाकात बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। मैं तो बिल्कुल गुस्से में और एकदम सख्ती के साथ उसको देखा करता था, लेकिन वो थी बहुत ही ज्यादा नरम दिल की लड़की। उसने मेरे गुस्से को हैंडल किया और उसको एकदम प्यार में बदल दिया। ऐसा प्यार कि अब जो कभी अलग नहीं हो सकता, चाहे दुनिया इधर की उधर क्यों ना चली जाए। ली मुआन एक ऐसी चीज मेरी जिंदगी में आई जिसके लिए मैं कुछ भी कर गुजरने को तैयार हूँ। एक लड़की जो छोटे छोटे खतरों से डर जाया करती थी, उसने एक ऐसे इंसान का साथ दिया जो कि लाखों लोगों को मार चुका था। मेरे इतने ज्यादा खूंखार होने के बावजूद भी वो मुझसे नहीं डरी और उसको दुनिया में सबसे ज्यादा भरोसा रहा मुझ पर ही। हमने साथ में कई सारी लड़ाइयां लड़ी, पूरा सी ऑफ डिमोनिक कल्टीवेटर के जाकर वहां पर जीत हासिल करी। कई बार मेरी जान जाने वाली थी, लेकिन कई बार ली मुआन ने खुद को अपने मेरे सामने खड़ा रहकर मुझे बचाया। जिंदगी में मैंने बहुत लोगों को खोया, अपने आप को भी ऐसे सिचुएशन में डाला है कि खुद मैं मर जाता, लेकिन जितना कुछ खो चुका हूं ना, उसको भुलाने के बाद अब जो मेरे पास है मैं उसको खोना नहीं चाहता। अब मेरे पास सिर्फ एक ली मुआन है जिसके लिए मैं दुनिया से लड़ जाने को तैयार हूँ, ताकि उसको ना खो सकूं मैं। मेरे पेरेंट्स को जिसने मारा था ना, मैं उससे बदला लेने के लिए गया था। इस वजह से न जाने कितने ही साल मैं और ली मुआन अलग रहे, लेकिन न वो मुझे भूल पाए ना मैं उसे भूल पाया। जितना हम दूर थे, हमारा जो रिश्ता था वो उतना ही ज्यादा मजबूत होता गया। वांग जो था वो यहाँ पर अपनी कहानी बताया जा रहा था और ज़ारू जो थी वो यहाँ पर कहानी को सुनते सुनते ही बेहोश होने लग जाती है। हो सकता है कि ऐसा हो रहा होगा कि ली मुआन की सोल एक्टिवेट हो रही है। वांग यहाँ पर कहता है कि मैं जिंदगी में कभी भी ली मुआन से अलग होना ही नहीं चाहता था, लेकिन किस्मत ने ही ऐसा खेल खेला कि हमें अलग होना पड़ा। और जब मैं रिटर्न आया ना ली मुआन से मिलने के लिए, तो उसकी जिंदगी बहुत थोड़ी सी बची थी। मैंने उसको बचाने की बहुत कोशिश की, यहाँ तक कि हेवन वालों से जाकर भिड़ गया। उसके शरीर को तो नहीं बचा पाया, लेकिन उसकी सोल को कम से कम बचा कर रखा था, जिसे खुद लेने के लिए वापस से हेवन वाले किसी भी टाइम पर आते होंगे। लेकिन इस बार तो मैं उसकी सोल को नहीं ले जाने दूंगा। लोग कहते हैं कि वो हेवन वाले किसी के सामने नहीं झुकते, उनको कोई नहीं हरा सकता, लेकिन मैं दिखाऊंगा कि प्यार में कितनी ताकत होती है। इस बार मेरे प्यार की ताकत जीतेगी और मैं हेवन वालों को ऐसा हराऊंगा ना कि उनको भी मेरे प्यार के सामने झुकना पड़ेगा। क्या ही बात कह रहा था वांग यहाँ पर। उसकी एक एक बात गूज बम्प देने वाली थी। ली मुआन की सोल जो ज़ारू के शरीर के अंदर थी, वो बातें सब कुछ महसूस कर पा रही थी, जिस वजह से उसकी आंखों से आंसू निकलने लग जाते हैं। वो बिल्कुल ही इमोशनल हो चुकी थी वांग के ऐसी बातें सुनकर, जिसके बाद देखते ही देखते ली मुआन की जो सोल थी उसको होश आने लग जाता है। उसकी सोल अब यहाँ पर एक्टिवेट हो चुकी थी और जैसे उसकी सोल एक्टिवेट हो रही थी, ज़ारू यहाँ पर एकदम ही ज्यादा अपनी हालत खराब कर चुकी होती है। और अब यहाँ पर ज़ारू के शरीर के ऊपर कब्जा हो चुका था पूरी तरह से ली मुआन का, यानी कि अब वहाँ पर ज़ारू नहीं, उसको हम अब ली मुआन भी कह सकते हैं। और जैसे ये हुआ था, एक सेकंड नहीं लगा था और वहाँ पर हेवन वाले आने लग जाते हैं एक बहुत ही बड़े ब्लास्ट के साथ। क्या ही परफेक्ट टाइमिंग है इनकी। दो प्यार के लम्हे भी इन लोगों को नहीं गुजारने दिए इन लोगों ने, और ऐसी घड़िया टाइमिंग पे आए कि अभी यहाँ पर वांग को हेवन वालों से लड़ना पड़ जाएगा। नेक्स्ट एपिसोड बहुत ज्यादा कमाल का होगा, क्योंकि उसी एपिसोड के अंदर हेवन वाले आने वाले हैं, जिनसे वांग अपनी जी जान लगाकर फाइट करेगा और ली मुआन को इस बार वो बचाने की कोशिश करेगा। वो एपिसोड नेक्स्ट संडे को रिलीज होगा, जो कि एकदम ही धमाकेदार एपिसोड होने वाला है। तब तक के लिए